गुड मॉर्निंग। ऊष्मागतिकी की डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी है उनकी हम डेफिनेशंस देख रहे थे। इसी के अंतर्गत हम नेक्स्ट ले रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय। तो देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? वह निकाय जो किसी अन्य निकाय से अन्योन्य क्रिया नहीं करता है या उससे किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है, ना ही तो वो ऊर्जा का विनिमय करेगा, ना ही किसी अनदर क्वांटिटी का विनिमय करेगा, किसी भी तरह से क्वांटिटी का, चाहे वो पार्टिकल्स हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे वो कार्य हो, तो किसी भी तरह से किसी भी तरह का विनिमय नहीं होगा। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं हम? आइसोलेटेड सिस्टम। जिस तरह से मैं मानूँ, अगर मेरा ये सिस्टम है और इसकी जो ये वॉल्स हैं, ये जो चारों तरफ की वॉल्स हैं, ये क्या हैं? रिजिड है और नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग, रिजिड और इम्पेनेट्रेबल है। देखिए, नॉन कंडक्टिंग का मतलब हो गया कि किसी भी तरह की ऊर्जा का विनिमय नहीं होगा। कंडक्ट नहीं कर रही है वॉल, तो ऊर्जा आदान प्रदान नहीं होगी। रिजिड है तो इसका मतलब ये अपनी जगह से मूव नहीं करेंगी। वॉल ना तो श्रिंक होंगी और ना ही एक्सपांड होंगी, मतलब ना तो फैलेंगी और ना ही सिकुड़ेंगी। तो आयतन चेंज नहीं होगा, आयतन चेंज नहीं होगा तो वर्क का एक्सचेंज नहीं होगा, कार्य का किसी भी तरह का विनिमय नहीं होगा। और इम्पेनेट्रेबल का मतलब हुआ कि जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं या बाहर के जो पार्टिकल्स हैं, बाहर के पार्टिकल्स अंदर नहीं आ पाएंगे और अंदर के पार्टिकल्स बाहर नहीं जा पाएंगे, मतलब इसको भेदन नहीं कर पाएंगे, अभेद्य हैं। जो दीवारें हैं वो अभेद्य हैं। तो ये 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ जहाँ होती हैं, दैट मीन कि वो सिस्टम क्या है? पूरी तरह से आइसोलेट है, आउटर एटमॉस्फेयर से वो बिल्कुल कटा हुआ है, बिल्कुल अकेला है, अलग है। तो दैट मीन इट्स कॉल्ड आइसोलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डीजेनरेसी। डीजेनरेसी या अपभ्रष्टता। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी अवस्था को, किसी भी कण की अवस्था को व्यक्त करने के लिए कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं या कुछ क्वांटम स्टेट्स, कोई क्वांटम स्टेट होती है जिससे हम उसकी अवस्था को व्यक्त करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध N1, L1, ML1 और MS1, ये कोई क्वांटम नंबर्स का सेट है, समुच्चय है। अब इसकी सेम स्टेट को व्यक्त करने के लिए, अगर एक ही स्टेट, ये स्टेट A में है, अगर A स्टेट को व्यक्त करने के लिए N2, L2, ML2 और MS2 का समूह B A स्टेट को व्यक्त कर रहा है, या हम कहें कि एक ही स्टेट के संबद्ध अगर 2 या 2 से अधिक क्वांटम नंबर्स के समुच्चय होते हैं, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट स्टेट। तो एक ही अवस्था तो एक ही होगी, एक ही अवस्था से संबद्ध कई क्वांटम संख्याओं के समुच्चय हो सकते हैं या होते हैं। तो ये जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? डीजेनरेट या अपभ्रष्ट अवस्था कहलाती है। तो इसे हम कहते हैं डीजेनरेसी। अब डीजेनरेसी क्या होगी कि सपोज कीजिए कि किसी अवस्था के संगत, अगर किसी अवस्था के संगत, जैसे मैं कहूँ कि 2 सेट हैं, क्वांटम नंबर से कितने हैं? 2 सेट है, तो हम इसे कहेंगे 2 डिग्री डीजेनरेट। या मैं कहूँ कि इसके संगत कितने हैं? 5 सेट हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? 5 डिग्री डीजेनरेट। ये कैसे होता है? देखिए, सपोज कीजिए ई का कोई फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला है, यहाँ कोई कांस्टेंट है
और n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर, इस तरह से किसी सिस्टम की एनर्जी का कोई फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है। बाहर कोई कांस्टेंट है और अंदर वेरिएबल जो है ये क्वांटम नंबर्स हैं, n1 n2 n3 से क्वांटम नंबर्स हैं। तो देखिए इनके क्या सेट हो सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं कहूँ n1 n2 n3, इसका सेट मैंने लिया 1 0 0। ओके, तो e की वैल्यू क्या आएगी, सम कांस्टेंट को मैं अगर c कह देती हूँ तो c 1 आएगी, सो c आ गया। इसी तरह से अगर मैं 1 0 1 0 लेती हूँ और इसी तरह से तीसरा सेट क्या हो जाएगा, 0 0 1 हो गया। तो तीनों में ही इसकी वैल्यू कितनी आएगी, c आएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 3 डिग्री डिजनरेट हो गया मेरा सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसका एक ही सेट होता हो, इसके हमें कितने सेट मिल गए, 3 सेट मिल गए। तो इसका मतलब जो ये एनर्जी स्टेट है, ये जो अवस्था है जिसमें इसकी वैल्यू c आ रही है, ये कितना डिग्री डिजनरेट हो गई, 3 डिग्री डिजनरेट हो गई। दैट इज कॉल्ड डिजनरेसी। नेक्स्ट हमारा आता है ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। देखते हैं। ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था। तो देखिए मूल अवस्था क्या होती है, किसी भी सिस्टम के लिए किसी भी निकाय में न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाली एक अवस्था होती है। तो देखिए इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब हम मूल अवस्था की बात करते हैं तो बहुत जो लोग हैं उनके दिमाग में ये आता है कि E = 0, E = 0 मूल अवस्था होती है। जैसे ही मूल अवस्था आती है तो एकदम से E = 0 की वैल्यू हमारे दिमाग में आती है, बट दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग। E = 0 को मूल अवस्था नहीं कहते हैं। मूल अवस्था की जो डेफिनेशन होती है दैट इज़ कि न्यूनतम ऊर्जा वाली अवस्था। तो ऐसा नहीं है कि मूल अवस्था में हमेशा एनर्जी 0 हो। मूल अवस्था कौन सी अवस्था होती है, जिसमें निकाय की एनर्जी न्यूनतम होती है, सबसे न्यूनतम होती है। तो इसमें जो निकाय है, निकाय क्या रहता है, स्थायी अवस्था में रहता है, क्योंकि हर प्रकृति में हर एक निकाय न्यूनतम ऊर्जा को एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो दैट मीन न्यूनतम ऊर्जा वाली स्थायी अवस्था में निकाय स्थायी अवस्था में रहेगा। और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था। अब उत्तेजित अवस्था क्या होगी कि मूल अवस्था के अतिरिक्त जो हायर एनर्जी की जो स्टेट्स होंगी, उच्च ऊर्जा स्तर के जो अवस्थाएं होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्तेजित अवस्थाएं। तो इस तरह से ये डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया। स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रिया, इंटरैक्शंस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। इंटरैक्शन, अन्योन्य क्रिया क्या कहते हैं, इंटरैक्शंस, और ये हो गया मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ इंटरैक्शन। किसी भी तरह का, किसी भी संदर्भ में अगर इंटरैक्शन की हम बात करते हैं तो इंटरैक्शन किसे कहेंगे। तो इंटरैक्शन की डेफिनेशन देखिए कैसे देंगे कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे हम आप हों या कोई भी किसी भी तरह का सिस्टम हो, अगर कोई सिस्टम किसी भी तरह से किसी अनादर सिस्टम से इन्फ्लुएंस होता है, क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो दैट इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इंटरैक्शन। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित होता है, प्रभावित। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि इस इंटरैक्शन के लिए इन दोनों का टच होना ज़रूरी हो या कांटेक्ट में आना ही ज़रूरी हो। कांटेक्ट में आना नॉट नेसेसरी। तो प्रभावित होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि दो सिस्टम्स कांटेक्ट में आएँ। वो किसी भी तरह से अगर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ये एक सिस्टम दूसरे किसी सिस्टम से किसी भी तरह से प्रभावित हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरैक्शन।
ओके, तो यही बात हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स पे भी लागू होती है। तो देखिए, इंटरेक्शंस ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे। एनर्जी है, टेम्परेचर है, हमारा वॉल्यूम है और प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट 4-5 तरह के इंटरेक्शंस की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया। ऊष्मीय अन्योन्य क्रिया या थर्मल इंटरेक्शन। सेकेंड वन इज ऊष्मारोधन या ऊष्मीय विलगन। ऊष्मारोधन या ऊष्मीय विलगन, दिस इज कॉल्ड थर्मल आइसोलेशन। थर्ड वन इज रुद्धोष्म या एडियाबैटिक इंटरेक्शन। फोर्थ वन इज जनरल या व्यापक अन्योन्य क्रिया। एंड फिफ्थ वन इज अत्यणु व्यापक अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन। तो देखिए, इन पांचों में फर्स्ट वन इज थर्मल इंटरेक्शन, सेकंड जो है थर्मल आइसोलेशन, ये इसी का ही एक पार्ट, इसी का केस है कि हम अगर थर्मल आइसोलेशन भी कर दें, उसमें टेम्परेचर वाला पार्ट भी हटा दें, तो आइसोलेशन जो सिस्टम होगा बिल्कुल, तो ये इसका एक केस हो गया, इसको हम डिटेल में लेंगे। और इसी तरह से जो फिफ्थ है जनरल इंटरेक्शन का अत्यणु व्यापक इंटरेक्शन, ये भी क्या है, जनरल का ही एक केस हो गया। तो बेसिकली तो 3 ही तरह के इंटरेक्शन हैं, ऊष्मीय, रुद्धोष्म और जनरल। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में लेंगे। थैंक यू।